हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो मनोविज्ञान से संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे। ये प्री रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड जो फरवरी में एग्जाम होने वाली है उन्हीं से संबंधित रहेंगे। जैसे कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है या फर्स्ट यूनिट लगती है वो विकास की लगती है, तो निश्चित तौर से विकास एवं वृद्धि होता है। तो हम विकास एवं वृद्धि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं वो आपके 6 मॉडल पेपर दे रखे हैं, यानी जिन्होंने न्यू एडिशन ली है ना वंदना जादौन की बुक, तो उनमें क्या है कि प्रत्येक जो यूनिट दे रखी है उनके पास है। बात है इससे पहले जो बुक थी उसमें तो अभ्यास प्रश्न दे रखे थे, अब उन्होंने मॉडल पेपर ऐड कर दिए हैं। तो इसमें 6 मॉडल पेपर हैं, 6 को हम एक साथ कर रहे हैं जिसमें आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे और ये एग्जाम में पूछे हुए विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अगर इससे पहले का वीडियो देख रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको नई क्वेश्चन साथ में ऐड करके देखने हैं तो वो देख सकते हैं, अगर जिनके पास बुक नहीं है तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, जिनके पास बुक है तो फिर उन्हें देखने की जरूरत नहीं क्योंकि उनकी बुक में ये ऐड हो के आते हैं। जिनके पास नहीं है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, तो हम ओवरऑल सभी क्वेश्चनों को एक साथ ही करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि इस प्रकार पूछा है कि ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था। तो 16वीं शताब्दी तक ऐसे बोल सकते हैं, इसे आत्मा का मनोविज्ञान कहते थे और इसका समर्थन करने वाले थे एक तो अरस्तु ही हो जाएंगे, ठीक है, और इसके अलावा आपके प्लेटो हो जाएंगे और इनके अलावा आपके डेकार्ट हो जाएंगे। ये समर्थन करते थे कि मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। लेकिन इससे पहले ये फिलोसोफर रहे ना, यानी जो दार्शनिक शास्त्र बोल सकते हैं, तो वो मानते थे कि मनोविज्ञान एक दर्शन शास्त्र है, यानी उसी का भाग माना जाता था। फिर अलग अलग मनोविज्ञान अलग अलग प्रकार से बता के लास्ट में जाके व्यवहार बता दिया था। तो वो 20वीं शताब्दी में बताया था या 20वीं सदी बोल सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हमको देखते चलेंगे। आत्मा का शुरुआत में अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट ये समर्थन करने वाले हैं कि आत्मा का विज्ञान होता है साइकोलॉजी 16वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट देखिएगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किससे संबंधित है? ये आपके वॉटसन से संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? तो ये भी आपके वॉटसन की हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है, किसका होता है? तो ये सभी चीज़ों का हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बुद्धि के स्वरूप का, पठन पाठन के उपयोग का, पिछड़े वालों को ही समस्या का उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी कब? तो ये की गई थी, यानी किसके द्वारा की गई थी? ओवरऑल विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, कहाँ पर? ये अगला क्वेश्चन होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? तो 1779 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है विलियम वुंट को, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि ये है ना विकासात्मक, इसे विकासात्मक को या विकासात्मक बोल सकते हैं, यानी डेवलपमेंटल बोल सकते हैं। तो ये आपके मनोविज्ञान के प्रवर्तक रही है इसके, यानी विकासात्मक के, तो वो हो जाएंगे जीन पियाजे, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट देखिएगा कि शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किस शाखा का माना जाता था, यानी किस शाखा से संबंधित थी? तो ये आपके दर्शन शास्त्र की है ना, इसे ही दर्शन शास्त्र बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, यानी वो परिभाषा क्या थी? तो शुरुआत में ये कहा गया था, इसमें तो आत्या लिखा है, ये आत्मा होगी यहाँ पर, ठीक है, यानी आत्मा का विज्ञान कहा गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। और फिर मन मस्तिष्क का कहा गया था, जिसमें पोम्पोनोजी आते हैं, लेबनीज आता है और लॉक भी आता है। इसमें 3 मनोवैज्ञानिक के मुख्य नाम आ ही जाते हैं। ये है ना वेतना नहीं, ये चेतना हुई। चेतना का मनोविज्ञान, यानी मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था, वो थे आपके विलियम वुंट, टिचनर। इनके साथ और भी मनोवैज्ञानिक थे जैसे थॉमस रीड, और भी मनोवैज्ञानिक आते हैं जैसे जेम्स सैली है वो बोलते हैं, वो भी आता है किसमें, जो चेतना का विज्ञान कहते थे। व्यवहारवादी कहने वाले मुख्यतः तो वॉटसन ही थे, लेकिन वॉटसन के साथ और भी जुड़े जैसे स्किनर और फाउलर और आपके विलियम मैकडूगल, तो ये मनोवैज्ञानिक समर्थन करते हैं व्यवहारवादी का। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग प्रकार से बताया था। तो देखो मन मस्तिष्क का जो विज्ञान है ये 17वीं सदी या शताब्दी तक माना था, और चेतना का ये 19वीं सदी तक, और ये हो जाएगा 20वीं सदी तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनेजी ने मनोविज्ञान को क्या माना था? हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है, ये माना था मन मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो वो विलियम वुंट हो जाएंगे, और उनके समर्थक कौन कौन रहे थे? विलियम जेम्स सली, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया था, तो मानव के व्यवहार का माना गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी व्यवहार का विज्ञान भी बोल सकते हैं। व्यवहार का विज्ञान मानने
वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन से थे, तो वही हो जाएगा वाटसन। नेक्स्ट देखिएगा कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो ये हुई है लैटिन, और कभी कभी आपको ग्रीक भी देखने को मिले तो यह भी आंसर हो जाएगा। मुख्यतः तो लैटिन से ही पूछता है, पर फिर भी कन्फ्यूजन करने के लिए वो ग्रीक भी दे सकता है। नेक्स्ट देखिएगा वर्तमान में मनोविज्ञान है तो वो व्यवहार का मनोविज्ञान है। साइकोलॉजी या पुस्तक किसकी यानी पुस्तक की रचयिता कौन है, ऐसे पूछा है तो ये हो जाएगा रूडोल्फ वोकेल, तो ऑप्शन नंबर बस सही हो जाएगा, ये 2 नंबर। बिहेवियरिज्म पुस्तक के रचयिता कौन है या किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये कहीं ना कहीं आपकी वही है वाटसन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 19 और 20 नंबर क्वेश्चन कि मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, तो देखिएगा मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का भी और संसार के अन्य सभी प्राणियों का, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है तो मुझे कोई भी बालक और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये दावा करने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक थे, वो हो जाएंगे वाटसन, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा या 3 नंबर। तो इस प्रकार ये हमने 20 क्वेश्चन किए ना, ये मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट के किए। मॉडल पेपर नंबर सेकंड देख रहे हैं, उसका पहला क्वेश्चन है जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है कि जो बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, तो विकास की इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है ये, तो ओवरऑल जब भी हम चाहे शारीरिक हो, संज्ञानात्मक, भावात्मक और आपके सामाजिक, तो हम ये कहते हैं कि एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित होते हैं, यानी इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक, तो ऑप्शन नंबर इसका बस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा मेंडल यानी वंशानुक्रम के सिद्धांत है, अगर इन सभी ऑप्शनों को देखें तो ये सभी हैं आपके कहीं ना कहीं वंशानुक्रम के सिद्धांत हो जाएंगे, चाहे मेंडल का हो, चाहे जनन द्रव्य निरंतरता का हो, उपार्जित गुणों के संचरण का हो। ठीक है, मेंडल ने तो आपको मालूम होगा जो आनुवंशिकी के पिता कहलाते हैं, तो निश्चित तौर से उन्होंने मटर वगैरह उन पर प्रयोग किए थे। साथ ही साथ आप जनन द्रव्य की निरंतरता की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बीजमैन का इसमें नाम आता है। ठीक है, और इसके बाद उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत है, ये कहीं ना कहीं आपके लेमार्क से संबंधित है, जो जिराफ की गर्दन वाला जो एग्जाम्पल देते हैं वो इन्हीं से संबंधित है। तो इस प्रकार ये सभी हो जाएंगे वंशानुक्रम के सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है कि किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य है वो कभी नष्ट नहीं होता है। अगर ओवरऑल देखें तो हमें यही कहेंगे कि जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत है जो बीजमैन से संबंधित था, तो यही है जो कभी समाप्त नहीं होता है या नष्ट नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये आपके हो जाएगा बीजमैन का। नेक्स्ट देखिएगा वंशानुक्रम के नियम है, तो देखिए ये सभी हो जाएंगे, यानी जो है ना समानता का नियम है और भिन्नता का, प्रत्यागमन का, ये सभी वंशानुक्रम के नियम में ही आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ ना कुछ भिन्न अवश्य होते हैं, तो देखो कुछ ना कुछ भिन्न अवश्य होते हैं ना, ये भिन्नता का नियम है। ठीक है, बाकी समानता का मतलब जैसे पेरेंट्स है वैसे ही बच्चे हो जाए, प्रत्यागमन का मतलब बिल्कुल विपरीत गुणों वाले हो जाए, तो निश्चित तौर से ये अलग अलग भिन्नताएं जो हमें पूछी गई थी वो 1 नंबर ऑप्शन से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 7 है व्यक्ति का विकास किसका परिणाम होती है, तो हम ये कहते हैं वंश अनुक्रम, यानी जो वंश अनुक्रम बोल सकते हैं, और मल्टीप्लाई होती है वातावरण, यानी आप इसे हेरिडिटी बोल सकते हैं, हेरिडिटी, और हेरिडिटी मल्टीप्लाई होती है आपकी एनवायरमेंट। ठीक है, तो इसका मल्टीपल होता है ये, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि मानव विकास कुछ क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, भी कौन सी है। देखिएगा आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं, देखो हम आध्यात्मिकता की बात करते नहीं मानव विकास में, ठीक है, और ना ही हम मनोविज्ञान की बात करते हैं और ना ही इसमें आध्यात्मिक, तो ऑप्शन नंबर फिर 1 सही हो जाएगा, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक इन्हीं का ज़्यादा रोल रहता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगर प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी, तो ये संबंधित हो जाएगी आपके न्यूयॉर्क 1887 में। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी, लगभग 1930 में। विकास की प्रक्रिया शुरू होती है कहाँ से होती है, हम कहेंगे ये आपके गर्भधारण से प्रारंभ होगी, न कि जन्म से, न गर्भधारण से पूर्व, न जन्म के बाद, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किसने किया था, तो ये आपके थे पेस्टोलॉजी, अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किए थे वो थे पेस्टोलॉजी, यानी दोनों ही क्वेश्चनों का आंसर पेस्टोलॉजी होगा। अमेरिका में चल रही बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके स्टैनी हॉल, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला था, ये कब चला था, तो ये हमें शताब्दी बतानी है इसमें से, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी 19वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टैनी हॉल ने स्थापना की थी, तो ये चाइल्ड स्टडी सोसाइटी की थी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दोनों की थी, ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि व्यक्ति के विकास के लिए जिसका मुख्य योगदान होता है
तो वो वातावरण और वंशक्रम ये दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका अच्छा सही हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दे दिया है, इसे लास्ट में रखना था वृद्धि। और जैसा क्वेश्चन है छात्र में वृद्धि होती है। देखिए जब भी वृद्धि होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी वंशानुक्रम से संबंधित होती है, क्योंकि जैसे हमारे पेरेंट्स लंबे होंगे तो निश्चित तौर से हम भी लंबे होंगे, वो बौने होंगे तो हम भी बौने होंगे, तो कहीं ना कहीं ये वंशानुक्रम से संबंधित हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, वृद्धि और विकास है, तो हम ये कहेंगे कि वृद्धि और विकास है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। एक है परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है, जब भी परिणाम की बात होगी तो निश्चित तौर से वो वृद्धि से ही संबंधित होगा, यानी हमारी ग्रोथ से। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आपका मॉडल पेपर नंबर 3 है। तो इसमें देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो पहला ही क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह यानी पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे किशोरावस्था की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे किशोरावस्था से ही संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि बाल्यावस्था होती है, तो हम ये कहते हैं कि 12 वर्ष तक होगी। अगर अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग बताएंगे तो ओवरऑल हम जब सभी का निचोड़ पढ़ते हैं ना, चाहे वो कॉल के अनुसार हो, कॉल ब्रुश के अनुसार, या आपके श्रीमती हल्लोक के अनुसार हो, और है आपके अन्य मनोवैज्ञानिक भी हैं, तो उनके आधार पर देखेंगे ना तो एक एवरेज निकलता है कि ये 12 वर्ष यानी 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था की उम्र होती है। तो इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि 4 नंबर, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो निश्चित तौर से हम जानते हैं कि किशोरावस्था को ही कहा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक है मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहते हैं, यानी गोल्डन एज कहते हैं, तो वो किशोरावस्था ही को कहते हैं। शैशव काल की अवधि कितनी होती है। अगर आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो अगर जीन प्याजी के अकॉर्डिंग जाए तो जन्म से लेकर आपके 2 वर्ष तक या 1.5 वर्ष मानते हैं। हालांकि देखो कि बहुत सी बुकों में आपको 1.5 वर्ष मिलेगा, बहुत सी में 2 मिलेगा। हम इसे ही मानेंगे क्योंकि ये तो 3 वर्ष हो गया, ये 3 वर्ष यानी 2 से 3 वर्ष ये नहीं होगा ना, जन्म से 1 वर्ष होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही टिक जा रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बालकों की जो अमूर्तता यानी जो एब्स्ट्रैक्शन की अपेक्षा है मूर्त यानी कॉन्क्रीट अनुभवों एवं प्रत्ययों यानी कॉन्सेप्ट से होती है। तो ये उम्र बतानी है, किस उम्र की बात हो रही है। तो जीन प्याजे की आपने 3 नंबर की अवस्था पढ़ी होगी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र होती थी 7 से 11 वर्ष, लेकिन इसमें 12 दे रखी है। फिर भी हम एक आइडिया लेके चलेंगे कि वो कॉन्क्रीट की बात कर रहा है यानी मूर्त रूप से, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी जीन प्याजे की बात करें 2 से 7, ये तो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज हुआ करती थी। ठीक है, और बाकी जन्म से 2 वर्ष तो ये आपकी सेंसर मोटर स्टेज हुआ करती, इसे सेंसरी मोटर स्टेज बोल देते हैं। 12 वर्ष के बाद है या 11 वर्ष के बाद है ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट जो दे रखी है ये उम्र, और साथ ही साथ इसे फॉर्मल कहते थे। तो वो 4 नंबर की अवस्था होती थी, लेकिन हमें क्वेश्चन बना था तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक रहा है कि विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। तो मोस्टली हमारे किशोरावस्था में ही हो जाता है, तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। एक रहा है इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की या घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ये किससे संबंधित है। तो ओवरऑल ये हमारी बाल्यावस्था से संबंधित है। इसमें बिना कारण के बच्चा ज़्यादा घूमने लग जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये किसने कहा था। तो ये आपके कहा था जोन्स ने। नेक्स्ट देखिएगा, किशोरावस्था की अवधि यानी किशोरावस्था की अवधि है। तो किशोरावस्था की अवधि है तो देखिएगा 30 वर्ष होती नहीं है ना 25 होती है, होगी 1 और 2 में से। तो हम ओवरऑल ये कहते हैं, क्या कहते हैं, 12 वर्ष से लेकर आपकी 19 वर्ष ये मानी जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इसमें से नहीं है। देखो, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, ये बात बिल्कुल सही है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, ये भी बात सही। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन चिंतन की प्रक्रिया ये यानी बच्चा अभी छोटा है तब तक ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा चिंतन वगैरह नहीं कर पाता है, क्योंकि जब हम कहते हैं चिंतन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो करीबन वो 18 से लेकर 24 माह के मध्य में स्टार्ट होती है। जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस बनना किसी चीज़ का, तो वो तभी से स्टार्ट होता है। तो इस वजह से ये चिंतन है वो गलत हो जाएगा। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा था। ये आपके कहा था वैलेंटाइन ने। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा है। बाल्यावस्था को तो देखिए अकेली आयु तो नहीं कहा है, समूह की आयु का है, पीयर ग्रुप। ठीक है, और लेकिन पीयर ग्रुप का सक्रिय सदस्य होना वो फिर किशोरावस्था में चला जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। पीयर ग्रुप तो बाल्यावस्था से संबंधित, पीयर ग्रुप का सदस्य का सक्रिय यानी पीयर ग्रुप का सक्रिय सदस्य होना वो किशोरावस्था में चला जाएगा। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
बिग व हेड की फिल इन द ब्लैंक्स की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द बताइए जो परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ये किस विशेषता की ओर इंगित करता है? तो कहीं ना कहीं किशोर अवस्था। अब ये कह रहा है कि खिलौने की आयु, अब खिलौना एक होता है खेल की आयु, तो यानी टॉय एज की बात कर रहा है। ये टॉय एज है, ये कहीं ना कहीं पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर यहीं पे आपसे प्ले एज पूछता है तो निश्चित तौर से हम फिर जाते उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं रीट में। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? देखिएगा, इसमें से देखें जैसे दल और समूह में रहने की अवस्था ये होती है, प्रश्न करने की अवस्था ये भी होती है, अनुकरण करने की अवस्था ये भी होती है, लेकिन खेलने की अवस्था नहीं होती है। इसमें इंग्लिश नहीं दे रखी है, इसलिए होती है प्ले एज। तो ये कहीं ना कहीं हमारी उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित होती है, जो मैंने ऊपर बताया था वही ये क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे। और ये शायद शुरुआत में ही रीड हुई ना, उसी में पूछा गया था। बुलिमिया क्या है? तो बुलिमिया ओवरलोड कहा जाए ना, तो बुलिमिया एक तरह से भोजन ग्रहण विकृति हो जाएगी। इसमें अनाप शनाप खा लेते हैं वो वाला है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बस सही हो जाएगा। अनाप शनाप खा लेते हैं फिर उल्टी वगैरह करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन ये है कि ये इसी से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता यानी सीडो मैच्योरिटी का समय भी कहा जाता है। किसको? तो ये कहते हैं बाल्यावस्था को। इसमें झूठी मैच्योरिटी बच्चा दिखाने लग जाता है, यानी वो समझता है कि मैं बड़ा आदमी हो गया, समझदार। ऐसा नहीं है, ये किसने कहा था? रॉस ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। देखिए, शारीरिक विकास तीव्रता के साथ होता है, ये बात तो सही है। दूसरों पर निर्भर रहता है, ये भी बात सही है। मानसिक विकास तीव्रता से होता है, ये भी बात सही है। लेकिन नैतिकता तो नहीं आती है। नैतिकता तो 4 से 10 वर्ष के मध्य में, यानी कह सकते हैं बाल्यावस्था के दौरान से ही आती है, न कि शैशवावस्था में। ठीक है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर स या 3 नंबर सही हो जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम नेक्स्ट मॉडल पेपर देख रहे हैं। ये है आपका 4 नंबर। इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर ऑलरेडी कर रखे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, एक नंबर क्वेश्चन किस प्रकार पूछा है इसमें कि व्यक्तित्व का कौन सा भाग है समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है? ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो वो हमारे पराहम की बात कर रहे हैं, यानी सुपर ईगो। तो इसे सुपर ईगो कहते हैं। ये समाज में जो भी नैतिक मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, इन्हें ही मानते हैं पराहम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फ्रायड ने ऊर्जा का वितरण व्यक्तित्व विकास जिन स्थलों पर किया उनके नाम क्या है? यानी ऊर्जा का वितरण की बात कर रहा है। देखिएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर सही दिखाई दे रहा है। इदम यानी इसे इड कहते हैं, अहम ईगो कहते हैं, पराहम सुपर ईगो। तो इन्हें के में ही बांटा है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। एक है प्याजी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी होती है? तो वो 7 से 11 वाली कौन सी है? ये रही मूल सक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 होती है, यही आपके तीसरे नंबर की हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, प्याजी द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली कौन सी है? यानी संज्ञानात्मक संरचना को, तो इसे स्कीमा कहते हैं। नॉलेज ऑफ पैकेट्स बोलते थे इसे ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। देखिएगा, प्राक रूढ़िवाद इसे प्री कन्वेंशनल बोलते हैं, ये तो होती है, इसे कन्वेंशनल बोलते हैं, और इसे पश्चात रूढ़िगत इसे पोस्ट कन्वेंशनल बोलते हैं। लेकिन संबंधी प्रेरक नहीं होती, ये तो फिर उसमें चली जाएगी आपकी। और संवेदी प्रेरक वैसे किसी की अवस्था नहीं है, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज बोलता है, तो कहीं ना कहीं हम उस पर चले जाते हैं, किस पे? जीन प्याजे के साथ। लेकिन इसमें प्रेरक जुड़ा है मोटिव, तो ये नहीं होगी, यानी वो जीन प्याजे से भी संबंधित नहीं होगी। हमें क्या पूछा था? कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है, तो वो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था? ये संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है, तो निश्चित तौर से वही हो जाएगा जीन प्याजे। नेक्स्ट देखिएगा, कि कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उस सिद्धांत की एक अवस्था है? पूर्व सक्रियात्मक जीन प्याजे, संवेदी प्रेरक, हटाइएगा इसे भी, हालांकि ये जीन प्याजे से ही संबंधित हो जाएगी, लेकिन ये प्रेरक शब्द है, मुझे कहीं ना कहीं गलत लग रहा है, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, उसे संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं, इस वजह से। ठीक है, बाकी देखिएगा, परंपरागत ये आपकी कोलबर्ग से संबंधित हो जाएगी। बाकी मूल सक्रियात्मक ये जीन प्याजे की है। तो ओवरऑल कहें तो हमें यही पूछा था कौन सी एक अवस्था है, तो वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो इस प्रकार पूछा है कि एरिक्सन की मानव विकास की अवस्था है। तो देखिएगा, हालांकि देखा जाए इसमें से मानव विकास की अवस्था न पूछ के उसे ये पूछना चाहिए तो उसका सिद्धांत कौन सा है। तो इसमें से देखा जाए मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, या मनोसामाजिक अवस्था बोल सकते हैं अगर यहाँ पे अवस्था दे रखा है तो उस हिसाब से। बाकी संज्ञानात्मक अवस्था तो जीन प्याजे से संबंधित है, मनोलैंगिक फ्रायड से है, मनोविश्लेषणवाद है, ये भी फ्रायड से ही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को संपूर्ण और व्यवस्थित कर पाता है तथा उसकी सोचने की शक्ति विश्लेषणात्मक हो जाती है, तो वो किसकी बात कर रहा है ये, यानी किस अवस्था से? ये जीन प्याजे की 4 अवस्थाएं दे रखी हैं। ठीक है,
तो देखिएगा हमें ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ये कहीं ना कहीं औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो 4 नंबर की स्टेज होती है उसी की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की थी। तो ये बताइएगा कहाँ से कहाँ तक थी वो अवस्थाएं। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, वो जन्म से मृत्यु तक थी, क्योंकि 8 अवस्था में बांटा था इन्होंने अपना सिद्धांत। नेक्स्ट देखिएगा, प्राइड के अनुसार, यहाँ पर गलत देखा है, ये अनुसार होगा। अनुसार किस अवस्था में काम इच्छाओं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती हैं। तो ये रहती है आपकी सिग्मंड फ्राइड की 5 अवस्था में बांटा था, जिसमें से एक आती है लेटेंट, उसी में होता है ऐसा, तो निष्क्रिय हो जाती है लेटेंट। लेटेंट को क्या कहते हैं, प्रसुप्ति अवस्था। ये लेटेंट स्टेज आती है 4 नंबर की, तो उसी में होता है ऐसा, ठीक है। यानी काम इच्छा है वो सापेक्ष रूप से कैसी हो जाती है, निष्क्रिय। तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जिसमें अनुत्क्रमणीयता होती है। अनुत्क्रमणीयता को इंग्लिश में कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी, यानी वन साइडेड सोच पाना। तो कहीं ना कहीं ये प्राक सक्रियात्मक अवस्था जो प्री ऑफिशियल स्टेज होती है, जिसकी उम्र 2 से 7 होती है, उसकी विशेषता दे रखी है। देखिएगा, हम मॉडल पेपर नंबर 5 देख रहे हैं। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पड़े हैं वो देखिएगा। ये कह रहा है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, इसका एक रीजन होगा कि हम ये कहेंगे हमारे जो फिजिकली या फिर साइकोमोटर यानी गत्यात्मक जो विकास होता है उसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं होता है। देखिएगा कि अपने वय समूह का एक सक्रिय सदस्य हो जाता है, ये वयस्क समूह हो जाएगा यहाँ पे। चलो वयस कर लीजिए, वयस निकाल वह सब देखो इंग्लिश होती तो आसानी से पिक्चर में आ जाता। हम ये कह सकते हैं, ये कहीं ना कहीं ये कह रहा है अपने जो पीयर ग्रुप के जो सदस्य होते हैं ना, उनका सक्रिय सदस्य हो जाता है, तो वो किशोरावस्था की विशेषता हो जाती है। तो उस हिसाब से ये सही है। विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्शन होता है, यानी आकर्षण है, ये भी बात सही है। और विशिष्ट रुचियों में विस्तार होता है, ये बात सही है। लेकिन जो मैत्री संबंध में भारी कमी आ जाती है, ये वाला गलत है, क्योंकि अपने फ्रेंड को ज़्यादा वरीयता देने लग जाता है किशोरावस्था में, जबकि ये कह रहा है कि भारी कमी आती है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है, तो हम कहीं बहुत शीघ्र ही होगा और बहुत अधिक मात्रा में होगा, यानी बौद्धिक विकास होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और मानसिक विकास है वो तीव्र से होगा या शीघ्रता से होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं क्रो एंड क्रोज है। नेक्स्ट देखिएगा कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है, कब होती है। तो ये हो जाएगी आपकी किशोरावस्था में, या किशोरावस्था के बाद जब वो प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करने लग जाएगा तब। लेकिन क्या शेष अवस्था में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। फिर उससे कम बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है बालिका लिंग निर्धारण के लिए निम्न में से कौन सा वंश सूत्रों का युग्म सही है। यानी देखिएगा, जो फीमेल होती है उनमें जो युग्मक होते हैं वो डबल एक्स होते हैं फीमेल, ठीक है। और जो मेल होते हैं उनमें होती है एक्स वाई। अब देख लीजिएगा, जो एक्स एक्स होगी तो वो कह सकते हैं पुत्री यानी डॉटर मानी जाती है, और अगर एक्स वाई हो जाए तो वो फिर सन यानी पुत्र माना जाएगा। पुरुष का एक्स तो बिल्कुल सही है, और महिला का एक्स सही है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स मिलके डबल एक्स बनाएंगे तो ये निश्चित तौर से जो बालिका का निर्धारण करेगा, ठीक है। और बाकी और ऑप्शन सही नहीं थे, क्योंकि एक्स और वाई मिलेंगे। देखो महिला में पहली बात तो वाई होता ही नहीं है, तो ये गलत है। पुरुष में वाई होता है और महिला में वाई नहीं होता है। महिला में एक्स होता है, ये बात सही है, पुरुषों में वाई होता है, ये बात सही है, पर ये लड़की के लिए यानी सन के लिए। तो इस वजह से हमें बालिका पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कि डीएनए का पूर्ण नाम लिखिएगा, यानी इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। तो डीएनए तो आप जानते होंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। देखिएगा, हमने देखा है, आपने भी देखा होगा क्वेश्चन करते वक्त, ये एक हेरिडिटी शब्द होता है ना, इसकी वजह से साइंस भी पढ़नी पड़ती है। आपने देखा होगा कि ये भी पूछा था, शायद गुणसूत्र पूछा था, या आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है, तो वो जीन होती है, तो वो भी क्वेश्चन बन चुका है। तो निश्चित तौर से हम देखें तो अब जैसे पात्रता हुई थी 2022 में, उसमें से अगर देखें तो प्रत्येक शिफ्ट में 3 से लेकर 4 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे, पर्टिकुलर साइंस के थे वो, यानी ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत साइकोलॉजी के एक आध शब्द डाल दिए और बाकी साइंस के क्वेश्चन बनाए थे। तो ये हेरिडिटी शब्द है ना, इसकी वजह से साइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें साइकोलॉजी में। तो जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं रहा है तो वो तो ये सोचते होंगे साइंस का ही, और बिल्कुल साइंस का ही क्वेश्चन है ये, और ये हेरिडिटी की वजह से ये क्वेश्चन बना है। समझ रहे हो ना, जब हम कहते हैं बच्चे का विकास होता है तो उसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का रोल रहता है। तो ये वंशानुक्रम है ना, ये हेरिडिटी शब्द है,
उसी को कहते हैं इंग्लिश में। उसकी वजह से हमें ये साइंस के टॉपिक से संबंधित ये क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हमें करने होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये किस प्रकार का विकास है। देखो संवेदनाएं आ जाए तो निश्चित तौर से हम जाएंगे और मानसिक विकास पे। संवेदनाएं है ना, वो ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है, बाकी इसमें और तो ऑप्शन होंगे नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, तो इसमें देखें तो हमें तो केवल चिंतन ही दिखाई दे रहा है कि इसी के द्वारा होती है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसने यह दावा किया कि सभी भाषा में होने वाली कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात ही होते हैं। तो ये कहने वाले थे नोम चॉम्स्की। इन्होंने LAD के बारे में बताया, ZPD के बारे में बताया, इनर स्पीच और साइलेंट स्पीच के बारे में बताया, और इन्होंने भाषा विकास सिद्धांत भी दिया है। तो बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने भी, और इनके क्वेश्चन बन जाते हैं मोस्टली। तो भाषा में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं, और ये कहते हैं चॉम्स्की। नेक्स्ट देखिएगा, एक वर्ष की आयु में बालक का भार जन्म के समय के भार का अनुपात कितना होता है। यानी एक वर्ष का कोई बालक है और एक वर्ष की आयु का है, जो कह रहा है अपने आपसे क्वेश्चन में, और बालक का भार जन्म के समय कितना होता है, भार के अनुपात में बताना है। तो देखिएगा, जब एक वर्ष का बालक होता है ना, उसमें लगभग वजन हो जाता है, देखिए जन्म होता है ना, तो उसमें होता है 7 पाउंड होता है, किसमें, बच्चे में लगभग। अब इसका कितना करना है, 3 गुना करना है, तो 21 पाउंड हो जाता है। अब 21 पाउंड को केजी में चेंज करेंगे तो देखिएगा 7 पाउंड का करीबन 2.5 किलो होता है। अब इसका 3 गुना कर लीजिएगा, 3 5 15, 1 3 2 6 7 करीबन 7.5 किलो का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये शारीरिक विकास के क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं, क्या चीज़ सम्मिलित होते हैं और क्या होगी इसमें, तो ये सभी हो जाएंगे, चाहे वो आपका नर्वस सिस्टम हो, चाहे ग्लैंड्स हो, चाहे आपकी जो मसल्स की वृद्धि हो, उसमें ग्रोथ हो, तो ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। किस आयु में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। तो अगर देखिएगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप कहोगे किस मनोवैज्ञानिक के आधार पर माने। देखिएगा कि अगर पर्टिकुलर आप जीन प्याजी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वो ये कहते हैं जो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है ना 11 वर्ष के बाद, 11 वर्ष के बाद और 14 से 15 वर्ष मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें बच्चे का ओवरऑल जो मानसिक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो हो ही जाता है कंप्लीट। लेकिन अगर आप अन्य मनोवैज्ञानिक के अनुसार जाएंगे तो फिर अलग ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखिएगा, अगर हम स्पीयरमैन के अनुसार जाएं तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, अगर जीन प्याजी के अनुसार जाएंगे तो ये हो जाएगा। आप डिसाइड कर लीजिएगा। अगर देखिएगा, इसमें ये तो मनोवैज्ञानिक का नाम दे नहीं रखा है, तो आप अपने एवरेज के हिसाब से ही निकाल लें, क्योंकि ये 20 से 25 तो होगा नहीं ना, 5 से 10 होगा, इन दोनों में से ही होगा। देखिए जीन प्याजी के अनुसार तो ये सही है, स्पीयरमैन के अनुसार ये सही है। अब डिपेंडेबल आप पे ही रहेगा, आप क्या आंसर मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी उम्र में बच्चों का विकास बच्चों का मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। और देखिए मानसिक आ गया, अब किसके अनुसार जाएंगे, जीन प्याजी के अनुसार ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो हम 14 वर्ष कह देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसी अवस्था में शारीरिक विकास की गति है अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है, तो वो आपकी बाल्यावस्था में हो जाती है, तीव्र रहती है सबसे ज़्यादा आपकी शैशव और किशोरों में। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन विद्यार्थी या शिक्षार्थी के सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये तो सिंपल ही था, खेलने में आएगा, क्योंकि सामाजिक विकास इसी में ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्योंकि बच्चे इसमें इंटरेक्ट करते रहते हैं खेल में, इस वजह से हम कहते हैं सामाजिक विकास अधिक होगा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को अवश्य जांच करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, तो वो इन दोनों की करनी चाहिए, शारीरिक परिपक्वता और मानसिक परिपक्वता। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, तो वो कहीं ना कहीं विद्यालय और इसमें साथ ही साथ कच्चा भी जुड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी रीट में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है, देखिएगा सारे की जब भी बात आएगी ना तो वो स्नायु मंडल हो जाएगा, यानी जिसे नर्वस सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। तो यही होगा, क्योंकि मोटिवेशन हो नहीं सकता, स्मृति हो नहीं सकती, सफाईजन हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये सभी हो जाएंगे, चाहे आपका वंशानुक्रम हो, चाहे परिवार का वातावरण हो या परिवार की स्थिति, ये सभी प्रभावित करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।